चलो तो चालू करें। तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं ग्रंथि के बारे में। हमने अब तक ये जो ब्लड पढ़ लिए, विटामिन पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, अब चालू कर रहे हैं ग्रंथि। तो सबसे पहले तो ग्रंथि किसे कहते हैं ये जानना होगा। तो ग्रंथि हम किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ समझना है। ग्रंथि मानव शरीर का वह अंग जो हार्मोन, रस, एंजाइम का उत्सर्जन करे उसको क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। परिभाषा से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और क्या प्रश्न पूछा जाएगा ये सारे चीज मैं बताते हुए चलूंगा। देखो दूसरा ग्रंथि का ये जानना है, अंगों या ऊतकों का वह समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए एवं उसे शरीर से बाहर करे उसको क्या कहेंगे, ग्रंथि कहेंगे। अब ग्रंथि के आपको 3 प्रकार जानना है, ग्रंथि के 3 प्रकार। और यहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्न आना यहाँ से चालू होता है, तो ध्यान से सुने। ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब ये तीनों ग्रंथि से प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन से ग्रंथि, किसका उदाहरण है ये पूछा गया है, तो सारे चीज सुनना है। देखो एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथि को बोला जाता है मिक्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है, बैठिए, मिक्स ग्लैंड। तो यहाँ से आपको कैसे याद रखना है पेपर में, तो अ से अंतःस्रावी ग्रंथि, अ से क्या जानोगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में अभाव होता है, क्या होता है, अभाव होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में किसका अभाव होता है, नली का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि का अन्य नाम है नलिका विहीन। अन्य नाम क्या है, नलिका विहीन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली का अभाव होता है और उसका अन्य नाम क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि वह कौन सी ग्रंथि है जिसमें नली का अभाव होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में किसका अभाव होता है, नली का, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि। तो बहिःस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाएगा। वो चल रहा होगा, ये रुकता नहीं है, ये चलते रहेगा, ठीक है। देखो इधर ध्यान से ना, बहिःस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाएगा। क्या होगा, नली पाया जाएगा, इसलिए इसको नलिका युक्त ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नलिका युक्त। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रण है ये, नलिका युक्त और नलिका विहीन का ये क्या है, मिश्रण है। आगे सुनो, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अब इसमें नली पाया नहीं जाता है, नली का क्या होता है, अभाव होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। अब बहिःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं, तो रस एवं एंजाइम का। बहिःस्रावी ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं, रस एवं एंजाइम का। अब मिश्रित ग्रंथि किसका उत्सर्जन करते हैं, तो ये तीनों का करते हैं, हार्मोन्स का, रस का और एंजाइम का। तो यहाँ से आपको परिभाषा से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, सुनो। वह कौन सी ग्रंथि है जिसमें नली का अभाव होता है, किस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि में हार्मोन का उत्सर्जन होता है, अंतः। बहिःस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाएगा, नली पाया जाएगा, और इसमें नली पाया जाएगा इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नलिका युक्त। तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं, देखो आपने मानव शरीर से कभी भी हार्मोन को बाहर निकलते हुए नहीं सुने होंगे, ना ही देखे होंगे, लेकिन क्योंकि ये जो हार्मोन को निकलने के लिए कोई नली ही नहीं मिलता है, लेकिन आपने मानव शरीर से रस और एंजाइम को देखे होंगे, जैसे कि पसीना बाहर निकलता है, आंसू बाहर निकलता है, दूध बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो बहिःस्रावी में रस और एंजाइम क्या होते हैं, इसका उत्सर्जन, और इसको बाहर निकलने के लिए नली पाया जाता है। मिश्रित ग्रंथि को क्या कहते हैं, नलिका विहीन एवं नलिका युक्त का मिश्रण कहेंगे। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी का मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अब आपको क्या क्या जानना है, सुनो इधर।
ये जो बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें 9 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। कितने ग्रंथियों के बारे में? 9। ये 9 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो सिर में 3 ग्रंथि पाई जाती है, जहां से प्रश्न पूछा गया है। सिर में कितनी ग्रंथि? 3 ग्रंथि। एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि और एक पिनियल बॉडी ग्लैंड। सिर में 3 जी, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल बॉडी ग्लैंड। गला में 2, गला में कितना? 2, एक थायराइड ग्रंथि और दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद सीना में 1 थाइमस ग्लैंड, सीना में कितना? 1। उसके बाद उदर गुहा, पेट में 1 उदर गुहा, पेट में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय। और किडनी में 2, किडनी में कितना? 2, एक तो अधिवृक्क ग्रंथि और एक लैंगिक जनन ग्रंथि। तो अंतःस्रावी में 9 ग्रंथि पढ़ोगे। ये 9 ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो इधर ध्यान से। एक तो जानना है मस्तिष्क का, ब्रेन। कहाँ जानना है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क में 3 ग्रंथि। पीछे वाले हल्ला ना करें ना, जैसा भी सीट जहां मिल रहा है कृपया बैठ जाइए। सीट नहीं है तो सीढ़ी में बैठते हैं, लेट भी तो तय आए हैं। सीट नहीं है, रुको चेयर यहाँ दे रहा हूँ। चल ना, लाइव क्लास चल रहा है, जहाँ बन रहा है वहाँ बैठना, डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, फिर जो लाइव देखी थे बोली कौन लड़की की वजह से क्लास रुके रहेगा, तब पूरा ट्रेन ना रुकवा दे। चल जल्दी बैठ। ठीक है, दूसरे दिन से सुबह 7 बजे उठ के आवे और बैग रख के चल रही है, जगह तो रजिस्ट्री हो जा रही है। चल चल जल्दी बैठ, 2 मिनट के शुद्ध नुकसान है नहीं। ठीक है, बैठ गए? हाँ चल, देखो जी, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि में 9 ग्रंथि पढ़ना है हमें। कितना ग्रंथि? 9 ग्रंथि। तो खासकर जो 12वीं पढ़े हैं या जो बीए वाले हैं वो एकदम एकाग्र होकर पढ़ना है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथि। मस्तिष्क में कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना? 3। एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि और तीसरा पिनियल बॉडी ग्लैंड। उसके बाद गला में 2, गला में कितना? 2 थाइमस, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड, थायराइड और पैरा। सीना में 1 थाइमस ग्लैंड, सीना में कितना? 1। उदर गुहा, पेट में 1 अग्नाशय, पैंक्रियास अग्नाशय। और किडनी में कितने? 2, एक तो ये अधिवृक्क ग्रंथि और एक लैंगिक जनन ग्रंथि। इसी को सबको टेंशन नहीं लेना है, लिखना नहीं है, नोट्स दूंगा आपको। मस्तिष्क का, ब्रेन में 3 ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल बॉडी ग्लैंड। उसके बाद गला में 2 थायराइड ग्रंथि और क्या? पैराथायराइड। उसके बाद सीना में 1, उसके बाद देखो सीना में 1, सीना में 1, सीना में 1 थाइमस ग्लैंड, सीना में 1 थाइमस। उदर गुहा में 1 अग्नाशय और किडनी में 2 जानना है, अधिवृक्क ग्रंथि और लैंगिक जनन ग्रंथि। इतने के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान से देखो। मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक ग्रंथि पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क। अब मस्तिष्क में 3 ग्रंथि पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल बॉडी ग्लैंड। अब ये तीनों के तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। तीनों के तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो और डिटेल में पूछे, मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये जो ग्रंथियां हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं? तो अग्र भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? अग्र भाग में। आगे, अब ये जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़े हैं उनमें कोई ना कोई छोटा होगा और कोई ना कोई क्या होगा? बड़ा होगा। पूछा गया प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिनियल काय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिनियल काय। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अब पिनियल काय ग्रंथि नहीं है तो उत्तर लेना है पीयूष ग्रंथि को। किसको लेना है? पीयूष।
क्योंकि सबसे छोटा है पिनियल काय ग्रंथि, उसके बाद दूसरे नंबर में है पीयूष ग्रंथि। तो पहले नंबर वाले ऑप्शन को ना देगा तो क्या लेना है जी, दूसरा। ठीक है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि में याद रखना है पिनियल काय ग्रंथि। यह ऑप्शन में नहीं है तो किसको लेना है, पीयूष ग्रंथि को। आगे जानना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये जो अंतःस्रावी 9 ग्रंथि है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। गले में यहाँ पर देखे हैं थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि और यहाँ पर फंसोगे नहीं, यहाँ ध्यान से इसी को इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे, बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, यकृत। कौन सा है, यकृत। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अश्रु ग्रंथि। कौन सी है, अश्रु। अब ये आंसू बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के लिए नली है, तो बाहर निकल रहा है तो ये किसका उदाहरण है, बहिस्रावी का। किसका है, 4 बातें क्लियर कट याद रखना है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पिनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन में नहीं है तो पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, सबसे बड़ी तो थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो यकृत, और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो अश्रु ग्लैंड। इतना याद रखना है। यहाँ पर और लिख दिया हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। देखो ये जो पीयूष ग्रंथि लिखा हूं तो यहाँ पर नोट्स में लिखा रहेगा सबसे छोटा 2 लिखा हूं, मतलब दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटा 1 पिनियल काय ग्रंथि, छोटा 2 मतलब ये ऑप्शन में नहीं है तो ये। और इधर देखोगे तो इसमें लिखा हूं। अब चलिए एक एक ग्रंथि को आराम से पढ़ते हैं। तो पहले समझना है, सबसे पहले इधर ब्रेन से चालू करते हैं, ब्रेन से चालू करते हैं। इधर ध्यान से सुनना, ब्रेन से चालू कर रहे हैं। ब्रेन से तो ब्रेन में 3 ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, नाम हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, ऐसा देख के अंग्रेजी का नोट्स है मत समझ जाना। अब हाइपोथैलेमस को ऐसा हिंदी में भी लिखेंगे तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, हिंदी में भी लिखूंगा तो इसको हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही लिखेंगे। ये रहा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो सबसे पहले इसका तो अन्य नाम जानना है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पहले बात सुनो। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। या दूसरा नाम जानना है सुपर मास्टर ग्लैंड। दूसरा नाम क्या जानना है, सुपर मास्टर ग्लैंड। मान लो आप सब पढ़ रहे हैं तो आपको मैं कंट्रोल करूंगा तो मैं कहलाऊंगा मास्टर। क्या कहलाऊंगा, मास्टर। अब मान लेते हैं घर में मुझे मेरी पत्नी कंट्रोल कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, तो मान लेते हैं पत्नी कंट्रोल कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो सारे अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जबकि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड। तो 2 उपनाम अभी अन्य नाम, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये 2 तरह से काम करता है। एक तो ये ब्रेन का भाग है, किसका भाग है जी, ब्रेन का भाग है। और दूसरा एक ग्रंथि है, और कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोनों के रूप में इसका कार्य क्या क्या है ये आपको अच्छे तरीका से जानना है। और
कई लोगों को ये लगता है कि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा भाई, पेपर है ना, कहाँ नहीं जा सकता। फॉरेस्ट गार्ड का पिछला वाला पेपर देखे होंगे, देखे हो ना, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस स्तर पर पढ़ना है। समझ में आया? बहुत कठिन आए थे रसायन के क्वेश्चन उसमें, ठीक है, जबकि लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना कठिन आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है तो ये मस्तिष्क का भाग है, तो मस्तिष्क के भाग के रूप में किसका किसका नियंत्रण करते हैं? तो देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लिख रहा हूं तो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं? हाय। क्या बोल रहा हूं? हाय। तो जब भी आपको भूख लगता है तो क्या बोलते हैं? हाय रे अबड़ भूख लगा थे। जब भी प्यास लगता है, हाय रे अबड़ प्यास लगा थे। दर्द हुआ, हाय रे अबड़ दर्द लगा थे। ठीक है, या फिर अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपके भूख का, प्यास का, दर्द का, प्यार का, नफरत का, सबका अनुभव कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, दर्द, इनका एहसास कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुनो, इसके आगे वो जो शब्द बोल रहा था मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर के अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर। सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो बोला हो यहाँ पर लिख दिया हो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब इधर आपको जानना है ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है तो ये ग्रंथि है, और ग्रंथि में कैसा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? अंता। तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन का। तो कुछ ना कुछ उस हार्मोन का नाम होगा और उस हार्मोन का कुछ ना कुछ काम होगा। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं? तो टीआरएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीआरएच। इसका फुल फॉर्म नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म नाम क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस टीआरएच हार्मोन का काम क्या है? तो टीआरएच हार्मोन का काम है मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं? टीआरएच। क्या जी? टीआरएच। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या फिर सुपर मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर के भूख, प्यास, दर्द का अनुभव किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपको जानना है, उसके बाद मस्तिष्क में दूसरा ग्रंथि पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या क्या जानना है? हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। अब ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये जानना है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क में किस मस्तिष्क में जी? अग्र मस्तिष्क में। किसमें? अग्र मस्तिष्क। और उस मस्तिष्क के विशेष जगह जहाँ पीयूष ग्रंथि पाया जाता है उसका कुछ न कुछ नाम होगा। तो ये जो पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक स्थान पे होती है। कौन सा स्थान है? सेला टर्सिका नामक स्थान में होती है। उस स्थान का नाम क्या है? सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नामक स्थान में क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये जो पीयूष ग्रंथि का आकार है मटर के समान होता है, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। पीयूष ग्रंथि का आकार किसके समान होता है? मटर के समान। अगला बात, पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिनियल काय ग्लैंड। कौन सी है? पिनियल काय। और दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इस पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम की मैं बात करूं तो मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। जबकि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि,
इसलिए उसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर। पीयूष ग्रंथि लगभग 11 ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। कितने ग्रंथियों का? 11 ग्रंथियों का। और ये 11 कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, इनके बारे में क्या जानना है? तो एक तो जानना है ग्रोथ हार्मोन्स। एक क्या जानना है? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स पेपर में नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन लिखा रहेगा तो ये तो एकदम आसान हो जाएगा। इसी को लिखा रहेगा सोमेटोसिन हार्मोन्स। क्या लिखा रहेगा जी? सोमेटोसिन हार्मोन। इसी को लिखा रहेगा ऐसे हिंदी में सोमेटोसिन हार्मोन। सोमेटोसिन हार्मोन्स। सोमेटोसिन हार्मोन्स। तो सोमेटोसिन हार्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो नाम से ही है सोमेटोसिन या ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि ये इसका कार्य क्या है? लंबाई में वृद्धि करेगा। किसमें वृद्धि करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के में सोमेटोसिन हार्मोन्स एकदम कम है, सोमेटोसिन हार्मोन्स का कम उत्सर्जन हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? उसको बोला जाता है कि बौनापन हो जाएगा। उसका आकार कैसा हो जाएगा? बौनापन। सामान्य भाषा में सोमेटोसिन हार्मोन मतलब कि ग्रोथ हार्मोन। किसी के में ग्रोथ हार्मोन्स कम है, सोमेटोसिन हार्मोन्स कम है, तो वह लड़का या लड़की, उसका हाइट क्या होगा? कम होगा, बौनापन होगा। सामान्य भाषा में बोले तो वह ठुसका या ठुसकी होगा। और दूसरा इसका, यदि किसी के शरीर में सोमेटोसिन हार्मोन्स अधिक होगा तो उसका कद काठी क्या होगा जी? लंबा चौड़ा होगा। और किसके जैसा होगा? भीम के जैसे होगा, द ग्रेट खली के जैसे होगा, या आप लोगों के जैसे होगा। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल है। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोसिन काम है लंबाई में वृद्धि करना। सोमेटोसिन हार्मोन का अल्प उत्सर्जन हुआ तो बौनापन होगा, और अधिक उत्सर्जन हुआ तो शरीर अच्छा खासा लंबापन होगा। सिंपल सी बात है। पूछेगा तो केवल यहाँ से नाम पूछेगा कि निम्न में से किस हार्मोन का काम है लंबाई में वृद्धि करना, तो याद रख लेना है सोमेटोसिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तो देगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन देगा तो प्रश्न में ही उत्तर छिप गया। ठीक है, दूसरा जानना है, दूसरा देखो, दूसरा हार्मोन्स का नाम जानना है। दूसरा हार्मोन्स का नाम जानना है ACTH हार्मोन। फुल फॉर्म नाम है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। अब इस हार्मोन्स किसको नियंत्रण करता है? तो यह हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? एड्रीनल ग्रंथि को। और ये हार्मोन किशोरावस्था को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? किशोरावस्था को। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या जी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कई बार पूछा गया है। ध्यान से सुनो इस ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में क्या पूछा गया है इधर। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि मेल में अधिकता हो गया और फीमेल में, सामान्यतः ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में फीमेल को याद रखना है, मेल को नहीं याद रखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि फीमेल में अधिकता है तो इस हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि अच्छा है तो ये बच्चे के जन्म लेने में बहुत सहायता करता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्थ। और यह हार्मोन लेबर पेन, प्रसव पीड़ा को कम करती है। किसको कम करती है? प्रसव। यदि माताएं प्रसव के समय उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होता है तो इसी का सुई लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि प्रसव पीड़ा को यह क्या करती है? कम करती है। अब बच्चे को पैदा होने में सहायता करती है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है। और प्रसव पीड़ा को कम करने वाली हार्मोन। आगे देखो, अब बच्चा पैदा हो गया तो माँ में दूध बनाने में भी सहायता करती है। बच्चा पैदा हो गया तो माँ में दूध बनाने में भी सहायता करती है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक और काम है, दूध बनाने में क्या करता है? सहायता करती है। जिस माता के शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो वह माता बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। दूध ही नहीं निकलेगा तो कहाँ पिलाएगा? तो यहाँ से ये जानना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन बोला जाता है। दूसरा, प्रसव पीड़ा को कम करने वाली हार्मोन्स। और तीसरा जानना है, दूध बनाने में सहायता कौन से हार्मोन्स करती है? ऑक्सी। अब मान लेते हैं यह किसी पुरुष में इसका अधिकता हो गया,
तो उस व्यक्ति को ज्यादा प्यार होगा, लव हार्मोन्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लव हार्मोन्स। और वह लड़का जगह जगह कुटाएगा, है ना, तो मार नहीं खाएगा तो क्या खाएगा जी? एक बार बचेगा, दो बार बचेगा। आगे देखो, इधर यहां से एक प्रश्न पीएससी में पूछा जा चुका है। गाय भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए, गाय भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए किसका सुई लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का, जबकि ये गैर कानूनी है ना। यहाँ तक कि जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को जल्दी बढ़ जाएगा के पोल्ट्री फार्म वाले इसी का सुई लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन का क्या लगा देते हैं? सुई। 8-9 रुपया में मिलता है, 8-9 रुपया में लगा दिए तो ये कहा जाता है कि बहुत कम दिन में 18-19 दिन में 2.5 किलो का हो जाता है। तो दिक्कत है ना चिकन खाने वाले, समझ में आया? तो इसको सुई लगा के ऐसे बढ़ाया जाता है। उसके बाद देखो अगला, पिनियल बॉडी ग्लैंड के बारे में जानना है। तो पिनियल बॉडी ग्लैंड के बारे में, एक तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। और पिनियल काय ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद इसके बारे में क्या क्या जानना है, एक एक चीज को आइए समझते हैं। देखो ये पिनियल काय ग्रंथि है, तो पिनियल काय ग्रंथि के बारे में एक तो कि इसकी स्थिति कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पता चल गया। दूसरा, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी पता चल गया। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे और ऑप्शन में पिनियल काय ग्रंथि हो तो इसको लेना है, यह नहीं रहता है तो किसको लेना है? पीयूष। प्रश्न पूछा जा चुका है, पिनियल काय ग्रंथि को ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए उत्तर सही उत्तर किसको माना गया? पीयूष ग्रंथि को। आप क्वेश्चन हल करोगे तो मिलेगा। देखो पीयूष ग्रंथि, तो ये पिनियल काय ग्रंथि, अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि रस और एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं, जबकि मिश्रित ग्रंथि तीनों का उत्सर्जन करते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्या करते हैं? तीनों का। तो ये जो पिनियल काय ग्रंथि हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे, तो कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे? तो उस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन्स। क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन। अब मेलाटोनिन हार्मोन्स का अन्य नाम क्या है? तो यह हार्मोन्स रात में इसका उत्सर्जन ज्यादा होता है, रात में ज्यादा इसका उत्सर्जन होता है, इसलिए इस हार्मोन्स को नाइट हार्मोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट हार्मोन। और रात में अंधेरा रहता है, डार्कनेस रहता है, तो डार्कनेस में ज्यादा इसका उत्सर्जन होता है, इसलिए दूसरा नाम जानना है डार्कनेस हार्मोन। दूसरा नाम क्या जानना है? डार्कनेस हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का अन्य नाम पूछा जाए तो नाइट हार्मोन और डार्कनेस हार्मोन। यहां तक। आगे देखो, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है तो इसका उत्सर्जन हो रहा है तो कुछ ना कुछ काम होगा इसका। मेलाटोनिन हार्मोन्स का क्या कार्य है? तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का काम है व्यक्ति के सोने एवं जागने से संबंधित है। व्यक्ति के क्या जी? सोने एवं जागने से संबंधित है। स्लीपिंग एवं वेकअप प्रोसेस में ये काम आता है। अब देखो, यदि मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्सर्जन या तो अल्प उत्सर्जन होगा या ज्यादा उत्सर्जन होगा, अति उत्सर्जन होगा। तो यदि मेलाटोनिन हार्मोन्स का कम उत्सर्जन हुआ तो व्यक्ति अनिद्रा में रहेगा। क्या रहेगा जी? मतलब मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन कम होगा तो वह व्यक्ति हमेशा ऐसा दिखेगा जैसे उस निंदा में है, उंघाते रहेगा। समझ में आया? और ज्यादा उत्सर्जन हुआ तो उस व्यक्ति को ज्यादा क्या आएगा जी? नींद आएगा। ज्यादा क्या आएगा? नींद आएगा। आगे देखो विशेष में क्या बातें जानना है। तो देखिए, सामान्यतः हमें मान लेते हैं कि पढ़ने के लिए 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठना है तो हम अलार्म लगा के सोते हैं। क्या लगा के सोते हैं? अलार्म। तो वही यहाँ उसका क्या संबंध है? देखो, इस मेलाटोनिन हार्मोन्स को या पिनियल काय ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी। जिस प्रकार से वह अलार्म घड़ी आपको उठाता है, जगाता है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे बढ़ जाएगा, टिड़िंग 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 बढ़ जाएगा ना। तो उसी प्रकार आपके सोने और जागने से संबंधित कौन सा हार्मोन्स है? मेलाटोनिन। तो कौन से हार्मोन्स को जैविक घड़ी बोला जाता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन। अब ग्रंथि पूछे
कौन से ग्रंथि को जैविक घड़ी बोला जाता है? तो कौन से ग्रंथि को जी? पिनियल बॉडी ग्लैंड को। अब आगे, ये जो पिनियल का ग्रंथि है, ये मानव शरीर का, इसको तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र, थर्ड आई, तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क में, ये जो हमारे दोनों नेत्र है ना, इस दोनों नेत्रों के बीच में पाई जाती है पिनियल काय ग्रंथि। दोनों नेत्रों के कहाँ? बीच में पाई जाती है, इसलिए पिनियल काय ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पिनियल काय ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, और मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में दोनों नेत्रों के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर का तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे, ये जो थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें जानना है, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या जानना है, इधर सुनो। थायराइड ग्रंथि हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, थायराइड को थायराइड ही लिखोगे। ठीक है, तो देखो इसकी स्थिति, तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, गले एवं गर्दन में। यहाँ पर जी थायराइड ग्रंथि कहाँ? गले एवं गर्दन में। थायराइड ग्रंथि के बारे में दूसरा बात ये जानना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? थायराइड। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और सबसे छोटी पूछा जाए तो पिनियल काय ग्रंथि। ऑप्शन में पिनियल काय ग्रंथि नहीं है, तो क्या लेना है? पीयूष ग्रंथि। समझ में आया यहाँ तक? आगे, ये जो थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, तो 3 अन्य नाम जानना है। थायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम जानना है औटू ग्रंथि। क्या जानना है? औटू ग्रंथि। दूसरा जानना है एच ग्रंथि। क्या जी? एच ग्रंथि। और तीसरा जानना है तितली आकार की ग्रंथि, बटरफ्लाई, तितली आकार की ग्रंथि, क्योंकि यह गले में ऐसा होता है, गले में इस टाइप से रहता है, गले में इस टाइप से रहता है, गले में इस टाइप से रहेगा गले में। तो यह अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान दिख रहा है? एच अक्षर के समान, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? एच ग्रंथि। और वो जो बटरफ्लाई देखे हो, तितली, इसका आकार समानता किसके जैसे दिखता है? तितली के जैसे, इसलिए इसका एक और अन्य नाम क्या जानना है? तितली आकार की ग्रंथि, एच आकार की ग्रंथि, और क्या? औटू ग्रंथि। इतना जानना है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले एवं गर्दन में। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। इसका अन्य नाम क्या है? तो औटू ग्रंथि, एच ग्रंथि और तितली आकार की ग्रंथि। उसके बाद अगला ग्रंथि जानना है। अब देखो, ये जो थायराइड ग्रंथि है, तो ये थायराइड ग्रंथि किसी न किसी का उत्सर्जन करेंगे, और ये थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए किसका उत्सर्जन करते हैं? हार्मोन्स का। तो थायराइड ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं? सुनो, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना है, कौन सा हार्मोन जी? थायरोक्सिन हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। और दूसरा कैल्सीटोनिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। यहाँ समझना है, तभी जाके प्रश्न बनेगा। अब ये जो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन जानना है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और अल्प मात्रा में लगभग 2% के आसपास कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का कुछ न कुछ काम होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का काम है मानव शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित करके रखता है। मानव शरीर में आयोडीन की मात्रा को क्या करके रखता है? संतुलित करके। कौन सा हार्मोन्स रखता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन किस में होता है? किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। आगे, अब ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करेगा। और दूसरा जानना है, पाचन में क्या होता है? सहायता करता है। पाचन में क्या करता है? सहायता। अब ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा जी? काम होगा। तो देखिए, जब मानव शरीर के रुधिर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, तो यह अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डी को देता है। किसको देता है? हड्डी। देखो, जब मानव शरीर के ब्लड में
मानव शरीर के ब्लड, और इधर जानना है बोन, हड्डी, हड्डी। तो मानव शरीर के ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो यह कैल्सीटोनिन हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को किसको में ट्रांसफर कर देता है? हड्डी में। किसमें जी? हड्डी में, बोन में ना, क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है। समझ में आया? सुने होंगे कैल्शियम की कमी हो गया है, ठीक है। तो जब भी हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? हड्डी में। कहाँ ट्रांसफर कर देगा? हड्डी में। इतना जानना है। अब और जानना है इधर से, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन से और प्रश्न पूछा गया है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है, थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का उत्सर्जन होता है? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की शरीर में कमी हो गया तो क्या क्या रोग होगा? इसके कमी से रोग जानना है और इसके अधिकता से रोग जानना है। कमी से रोग जानना है और क्या से जानना है? अधिक। मान लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से प्रश्न नहीं पूछा गया है, अधिकता से पूछा गया है, लेकिन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से प्रश्न पूछे। सुनो, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से एक रोग जानना है, जड़ वामनता। एक रोग जानना है, जड़ वामनता। जड़ वामनता, इस जड़ वामनता में क्या होता है कि जड़ वामनता रोग सामान्यतः बच्चों में होता है और बच्चों का मानसिक संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, ठीक है। इधर ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से एक रोग जानना है, घेंघा रोग। कौन सा रोग जी? घेंघा रोग। घेंघा रोग, तो घेंघा रोग दो कारण से, एक तो आयोडीन की कमी से और थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से। तो घेंघा रोग होने का दो कारण है, एक तो आयोडीन की कमी और थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी एवं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। घेंघा रोग का अन्य नाम क्या है? तो घेंघा रोग का कई अन्य नाम है। एक तो ग्वाइटर रोग बोला जाता है, गला में होता है, ऐसा लगता है कि गला घुट रहा है। तो एक तो जानना है गलघोटू रोग। कौन सा जी? गलघोटू रोग, गलकंठ रोग। और घेंघा रोग को जापान में अन्य नाम से जाना जाता है, और ये भी पूछा गया है घेंघा रोग को जापान में होशीमाता रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग के नाम से जाना जाता है? होशीमाता। तो होशीमाता मतलब हम जिसको सामान्य भारत में घेंघा बोलते हैं उसको जापान वाले क्या बोलते हैं? होशीमाता। तो यहाँ से घेंघा रोग इम्पॉर्टेंट है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से एवं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। घेंघा रोग का अन्य नाम ग्वाइटर रोग, गलघोटू रोग, गलकंठ रोग और जापान में होशीमाता रोग के नाम से जाना जाता है। ये कैल्सीटोनिन की अधिकता और कमी से रोग नहीं जानना है क्योंकि ये बहुत कम इसका उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो, इधर ये जो पैराथायराइड के ग्रंथि के बारे में क्या जानना है? पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है? गले में। ये जो थायराइड ग्रंथि, ये जो देखो यहाँ पर ऐसा छोटा सा यहाँ पर चित्र मैं बनाया हूँ, देखो इधर, ये जो थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? पैराथायराइड। जहाँ थायराइड पढ़े हैं ना, वहाँ पर एक शब्द और जुड़ गया है, पैरा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाई जाती है? पैरों में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। आगे इसका अन्य नाम क्या है? तो जैसे कि हम थायराइड ग्रंथि को औटू ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को क्या जी? औटू। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा औटू। उसमें पैरा शब्द जोड़ देंगे तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? पैरा औटू। अब देखो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का, जैसे कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? थायरॉक्सिन। तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स का? पैराथायरॉक्सिन। वो इसी में पैरा शब्द जोड़ देना है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन। अब इस पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या काम है? तो इसका काम है जब मानव शरीर के हड्डी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन उसे ब्लड को दे देता है। किसको दे देता है? ब्लड को। देखो
दो बातें यहाँ पर ध्यान से सुनना है। देखो यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स है अतिरिक्त ब्लड को किसको दे देता है? बोन, हड्डी को दे देता है। और जब हड्डी में भी तो ऐसा हो सकता है कि हड्डी में ज्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाए, तो हड्डी में ज्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाए तो ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को किसको दे देता है? हड्डी को। यह काम किसका है? यह काम किसका है जी? थायरॉक्सिन हार्मोन का। यह काम किसका है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। किसका है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन। और ब्लड से, ये हड्डी से ब्लड में देने का काम कौन सा है? पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन किसका काम है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों बातें याद रखना है, ठीक है। ये याद कैसे में होगा? तो याद करने का एक ही तरीका है और वो है मेहनत ज़्यादा करना, लिख लिख के पढ़ना। समझ में आया? विज्ञान ऐसे है कि एक बार में नहीं याद होगा, नाम ही इसका अजीब अजीब टाइप से रहता है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे। और मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ तो इसके भी पीछे कारण है, ताकि हम समय से पहले कोर्स को कंप्लीट कर लें। जहां अन्य व्यक्ति का आधा कोर्स नहीं हुआ रहेगा, उस स्थिति में हमारा कोर्स अभी पूरा हो और हम बार बार टेस्ट सीरीज दिला के मानसिक रूप से इसके रिटर्न एग्जाम के लिए परिपक्व हो जाए। समझ में आया? इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखो इधर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में। थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? सीना में। देखो मस्तिष्क में 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल काय। गले में 2, थायराइड और पैरा। उसके बाद सीना में कौन सा? थाइमस। तो देखिए थाइमस ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है? सीने में। कहाँ होती है? सीने में। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे? हार्मोन्स का। किसका जी? हार्मोन्स का नाम क्या है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन करेंगे? थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे तो इस थाइमोसिन हार्मोन्स का कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? काम होगा। तो थाइमोसिन हार्मोन ये जो WBC को परिपक्व करता है, किसको परिपक्व करता है? WBC। और WBC में, और WBC का 5 प्रकार बताया था, बेसोफिल्सा, न्यूट्रोफिल्सा, इसिनोफिल्सा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 5 प्रकार पढ़े हैं। तो ये जो WBC के लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायक होता है। सिंपल भाषा में ये जानो, थाइमोसिन का काम है WBC को परिपक्व करना। और WBC में से कौन से WBC? तो कौन सा WBC? लिम्फोसाइट। अब बताओ, 4 बातें यहाँ से WBC से बताया था। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला WBC, सबसे कम मात्रा में, सबसे बड़ा WBC और सबसे छोटा WBC। तो लिम्फोसाइट उसमें से क्या है जी? सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा कौन सा है? लिम्फोसाइट। पढ़े हैं? ठीक, जो पढ़े हैं उनका उत्तर आ रहा है, जो नहीं पढ़े हैं वो इधर उधर देख रहे हैं। देखो इधर आगे। अब ये जो WBC किसके विकास को परिपक्व करता है? ये जो थाइमोसिन किसके विकास को परिपक्व करता है? WBC। और WBC के 5 अन्य नाम बता चुका हूं। सैनिक सेल, सोल्जर सेल, बॉडीगार्ड सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार देश की रक्षा सेना करते हैं, वही काम हमारे शरीर में WBC का है। रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए WBC को सैनिक बोला जाता है। बता चुका हूं। तो देखो, ये देखो, यहां से विशेष बातें क्या जानना है। कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटा होता है? अधिकांश ग्रंथियां
अधिकांश ग्रंथियां का आकार जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे उसका आकार क्या होते जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सब ग्रंथि का जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन एकमात्र ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। सामान्यतः हम ये जैसे कि बहुत सारे ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि हो गया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, ठीक ना, मास्टर ग्रंथि, एक बच्चे की तुलना में हम में क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन एकमात्र ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि जो हमारे तुलना में बच्चों में क्या होगा, बड़ा होगा, बच्चों में क्या होगा, बड़ा। तो उसी को लिखा हूं, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटा होता है, घटता है, तो कौन सा ग्रंथि है, थाइमस। और इसके पीछे कारण भी है कि कम उम्र के बच्चों को कम बुखार आने का कारण उसके थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि थाइमस ग्रंथि जितना उसका आकार बड़ा होगा वो WBC को उतना ही क्या करेगा, परिपक्व करेगा। और WBC का काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। WBC का काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। समझ में आया। तो बच्चे में थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा है, मतलब कि उसमें रोग से लड़ने की क्षमता क्या है जी, ज्यादा है। तो यही कारण है कि छोटे बच्चे को कम बुखार आता है, उसकी तुलना में बुजुर्गों को ज्यादा बुखार आता है। समझ में आया। उसका पीछे कारण क्या है, छोटे बच्चों के थाइमस ग्रंथि का आकार का बड़ा होना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मान लेता हूँ 3-4 साल का बच्चा है, वो आधा लीटर या 1 लीटर दूध को पी लेगा, पचा भी लेगा। लेकिन एक बुजुर्ग आधा लीटर दूध को नहीं पी के पचा पाएगा। समझ में आया। इसका कारण यह है कि छोटे बच्चों में थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद 2 ग्रंथि और बचा है, इसको पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो कल फिर रिवीजन करवाऊंगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ते रहेंगे। आप ध्यान से सुनो और नोट सब बनाते रहो। देखो, एड्रिनल ग्लैंड हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोला जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। ऐसा देखो, ये किडनी बना रहा हूं, ये ऐसा किडनी है। तो ये जो किडनी के ऊपर ही ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है, और उसी ग्रंथि को बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क माने क्या होता है, किडनी। वृक्क माने क्या होता है, और अधि माने क्या होता है, ऊपर। अधि माने क्या होता है, ऊपर। तो नाम में ही छुपा है, इसकी स्थिति कहाँ होगी, वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर। तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, इसका स्थिति कहाँ है, किडनी के ऊपर। ये जो किडनी है इसके ऊपर में पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। आगे, अब इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, तो इस ग्रंथि का एक अन्य नाम है आपातकालीन ग्रंथि। क्या कहते हैं, आपातकालीन, इमरजेंसी ग्लैंड। आगे सुनना, बॉडीगार्ड ग्लैंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बॉडीगार्ड ग्लैंड। और इसको जानना है 3F ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3F ग्लैंड। और एक जानना है 4S ग्लैंड। क्या नाम जानना है, 4S ग्लैंड। और एक जानना है डू और डाई ग्रंथि, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है, जबकि करो या मरो की ग्रंथि किसको बोला जाता है, अधिवृक्क को। किसको बोला जाता है, देखो, मान लेते हैं कुछ भी आपात स्थिति आ गया, कुछ भी आपातकालीन स्थिति आ गया। देखो, तो कुछ भी आपातकालीन स्थिति आ गया, मान लेते हैं कि इस क्लासरूम में इधर से शेर आ गया, इधर से क्या आ गया, शेर आ गया। तो शेर आ गया तो अब इमरजेंसी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं इधर से भागूं कि इधर से भागूं कि पीछे के कांच को फोड़ के उधर भागूं। आपातकालीन स्थिति आ जाएगा ना, इमरजेंसी आ जाएगा सबके लिए, ठीक है। तो देखो, तो ये आपातकालीन की स्थिति में इस ग्रंथि इसका हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, एनिलिएड्रिन हार्मोन्स का। अब देखो, जैसे कि शेर आ गया तो आपके मन में सबसे पहले तो फियर होगा। क्या होगा जी, डर होगा। क्या होगा, डर होगा। चूंकि यहाँ पर चारों ओर से बंद है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो कुछ लोग सोचोगे शेर जंगल से आया है, थक उग गया है, हो सके इस शेर को हम मार दें। उससे लड़ने का कोशिश करोगे, क्या करने की कोशिश करोगे, लड़ने की।
और लड़ते लड़ते लड़ रहे होंगे, अब आपको लगा शेर से तो जीत पाना मुश्किल रहेगा के, तो फिर क्या सोचोगे, कल्टी मार करके भागोगे इधर से चप्पल उप्पल छोड़ के। तो तीसरा क्या करोगे, फ्लाइट। क्या करोगे, फ्लाइट माने भागना, ठीक है। तो 3 ऐप आ रहे हैं, फियर, फाइटर, फ्लाइट, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, क्रिएट, ठीक है। शेर, देखो शेर आ गया तो उससे फाइट नहीं करोगे, अब मान लो कुकुर आ गया तो मारोगे कि नहीं मारोगे, उसको लड़ाई करोगे कि नहीं करोगे, उससे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे फोरेज ग्लैंड। तो इस ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है, एक तो शुगर की मात्रा का नियंत्रण, किसकी मात्रा का नियंत्रण, शुगर की मात्रा। दूसरा साल्ट की मात्रा का नियंत्रण, किसकी मात्रा का नियंत्रण, साल्ट। और तीसरा स्ट्रेस, तनाव का नियंत्रण। और चौथा सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करता है, कौन से कैरेक्टर को, सेक्सुअल। तो इसलिए 4S के कारण इसका एक अन्य नाम क्या है, 4S ग्रंथि। अन्य नाम क्या है, 8वां ग्रंथि। देखो 8वां ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के खोजकर्ता लैंगर हैं। खोजकर्ता कौन है, लैंगर हैं। खोजकर्ता कौन है, लैंगर। अब ये अग्नाशय ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि में इसको किसके उदाहरण में देखे थे, मिश्रित ग्रंथि के। किसके उदाहरण में, तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, मतलब कि ये हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे, रस का करेंगे, और किसका जी, एंजाइम का, तीनों का उत्सर्जन करेंगे। तो आगे यहाँ डीप से डीप क्या प्रश्न पूछा गया है, देखो अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4। अल्फा कोशिका, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। तो चूंकि ये बताया था कि ये जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का क्या है, मिश्रण है, दोनों का रूप है। नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो इस 4 कोशिका में से कौन कौन से कोशिका है जो अंतःस्रावी कोशिका की, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करते हैं, और कौन है जो बहिःस्रावी की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखो यहां से देखो, इधर देखो, ये जो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल, तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा सेल, अल्फा, बीटा और गामा सेल ये उत्सर्जन करते हैं हार्मोन्स का। किसका उत्सर्जन करते हैं, हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए यह तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड की भांति व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये तीनों अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा किस ग्रंथि की भांति व्यवहार करते हैं जी, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति। किसके भांति, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति। और यहाँ पर ये जो एफ सेल है, ये एफ सेल उत्सर्जन करता है जूस एवं एंजाइम का, रस एवं किसका जी, एंजाइम का, रस एवं एंजाइम का। इसलिए ये बहिःस्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करते हैं, एक्सोक्राइन के भांति व्यवहार करते हैं। किसके भांति व्यवहार करते हैं, बहिःस्रावी। इसलिए अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का क्या कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है। दोनों का क्या कहा जाता है, मिश्रित। अब समझ में आया क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और एफ कोशिका, जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा ये हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, अतः ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एफ सेल ये रस एवं एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए यह बहिःस्रावी। तो एक ही में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं, इसलिए इसको अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी का क्या कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इन 4 कोशिकाओं को, ये चारों कोशिका को, अल्फा, बीटा और गामा, इन चारों कोशिका को एक साथ बोला जाता है लैंगरहेंस की दीपिकाएं। लैंगरहेंस की क्या बोला जाता है, दीपिकाएं, क्योंकि अग्नाशय का खोज किसने किया है, लैंगरहेंस, ठीक ना। इसलिए इसको लैंगरहेंस की क्या कहा जाता है, दीपिकाएं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और जानना है, ये जो इंसुलिन नाम सुने हो, इंसुलिन का उत्सर्जन किस कोशिका से होता है,
तो इंसुलिन का उत्सर्जन ये बीटा कोशिका से होता है। कहाँ से होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन का उत्सर्जन होता है। अब देखो, जो समझे हो उससे ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न आप बना पाते हो कि नहीं? अग्नाशय के उन कोशिकाओं का नाम बताओ जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। कौन कौन से हैं जी? अल्फा, बीटा और गामा। अग्नाशय की उन कोशिका का नाम बताओ जो अंतःस्रावी के भांति काम करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा। अग्नाशय की वह कोशिका जो बहिस्रावी की तरह काम करती है, एप सेल, एप कोशिका। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने किया है? तो इंसुलिन की खोज किया है बेस्ट एवं बेंटिंग ने। अब देखो, इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? तो इंसुलिन के अधिक उत्सर्जन से एक रोग होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह, जिसको सामान्य भाषा में शुगर बोला जाता है या डायबिटीज। शुगर बोला जाता है या क्या फिर डायबिटीज। तो इंसुलिन की क्या जी? कमी से कि अधिकता से? बताओ। कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर, डायबिटीज। या शुगर, मधुमेह, डायबिटीज में दो बातें याद रखो। शर्करा की अधिकता से कौन सा रोग होगा? शुगर। या दूसरा, इंसुलिन की कमी से। जैसे कि उसी प्रकार इसको भी याद रखना है, आयोडीन की कमी से घेंघा, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से घेंघा। उसी प्रकार शर्करा की अधिकता एवं इंसुलिन की कमी से रोग होता है। उस रोग का नाम क्या है? मधुमेह बोलो, शुगर बोलो या डायबिटीज। ठीक है। अब देखो, ये मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है पूछा है। तो मधुमेह दिवस, शुगर दिवस, डायबिटीज दिवस, इसके रोकथाम के लिए, जागरूक करने के लिए कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर कौन सा दिवस है दिया जाए? अब एक दिवस रहेगा बाल दिवस, तो आदमी बाल दिवस को लगा देगा। अब ऑप्शन में रहेगा बाल दिवस एवं मधुमेह दिवस। तो कोई सोच सकता है क्या? नहीं। खुद मैं इसमें पेपर में दिया था, 14 नवंबर को दिया था, तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन में खोजा बाल दिवस, नेहरू जी का जन्म दिवस है। अब बाल दिवस मुझे ऑप्शन में नहीं दिखा, तो मैं लगा लिया था इनमें से कोई नहीं। तब जाके पता चला कि ये 14 नवंबर को एक और दिवस है। कौन सा दिवस है? मधुमेह दिवस है। तो दिवस वाले में एकदम सोच सा। मधुमेह का साधारण उपचार है मेथी बीज। क्या जी? मेथी बीज। ठीक है। अब देखो, यहां से एक चीज और पढ़ना है, गोनेट्स ग्लैंड। 9वां कौन सा है? गोनेट्स ग्लैंड। लैंगिक जनन ग्रंथियां। तो वे ग्रंथियां जो प्रजनन में सहायक होती है उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक जनन ग्रंथियां। अब इसमें आपको जानना है मेन गोनेट्स जानना है और क्या जानना है? फीमेल गोनेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर केवल रटना है। यहाँ पर मेल गोनेट्स में एक जानना है टेस्टोस्टेरॉन। क्या जानना है? टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल गोनेट्स में ये तीनों के तीनों को याद रखना होगा, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। क्या जानना है? रिलैक्सिन। इतना जानना है। इस प्रकार से ग्रंथि का भी एक हिस्सा क्या हुआ है? समाप्त। अब दूसरा हिस्सा बहिस्रावी। दूसरा क्या जी? बहिस्रावी। तो ये बहिस्रावी को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पाचन में। किसमें पढ़ेंगे? पाचन में, क्योंकि इसका उपयोग पाचन में ज्यादा होता है। ये जो बहिस्रावी है, तो बहिस्रावी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह कवर होगा पाचन नामक एक चैप्टर में। ठीक है। तो जिस दिन पाचन पढ़ाऊंगा उस दिन फिर से ये सारे ग्रंथि आएंगे। देखो, जैसे कि ये बहिस्रावी ग्रंथि में एक तो इसमें रस और एंजाइम का उत्सर्जन होगा, नली पाया जाएगा तो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें एक तो पढ़ाऊंगा टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का अन्य नाम है लैक्रिमल ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। ये जो अश्रु ग्रंथि है ये सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये आंख से संबंधित। अब आंख से आंसू बाहर निकल रहे, शरीर से बाहर निकल गया तो बहिस्रावी का ग्रंथि का उदाहरण। अंदर ही रहा तो किसका उदाहरण है? अंतःस्रावी। उसके बाद दूसरा जानना है स्वेटिंग ग्लैंड, मतलब कि श्वेत ग्रंथि सीधा सीधा संबंधित है पसीना से। किससे जी? पसीना बाहर निकलता है। देखे होंगे, नहीं देखे होंगे
तो गर्मियों में ब्लैक कलर का शर्ट को यदि 3-4 दिन से पहन दिए तो सफ़ेद सफ़ेद क्या पड़ जाता है जी, नमक जैसे आ जाता है। ठीक है, आगे मेमली ग्लैंड, दूध ग्रंथि, दूध भी शरीर से बाहर आता है, तभी तो हम बच्चे में सब पिए हैं अपने अपने माँ बाप का बोल रहा हूँ, माँ का। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, क्या जी, लार भी बाहर आता है, किसी को इमली उमली खाते देख, खट्टा चीज का नाम सुनते। आगे लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ाऊंगा, पाचन में इसका क्या उपयोग है। उसके बाद पेंक्रियाज के बारे में तो पढ़ लिए, अल्फा बीटा गामा और क्या, एप कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रंथि आज क्या होता है, समाप्त होता है। कल हम लोग चालू करेंगे कंकाल के बारे में, चालू करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बड़ी हड्डी कौन सी है, ये दुनियादारी बातें हम कल पढ़ेंगे। आप हो सके तो थोड़ा बहुत पढ़ के आइए, नहीं पढ़ के आओगे तो केवल क्लास में सशरीर बैठे रहो, दिमाग को एकाग्र करके बैठे रहो। कंकाल में ये 206 हड्डी कहाँ के कहाँ पाई जाती है, सारे हड्डियों के बारे में चप्पा अध्ययन करेंगे। कहाँ तक अध्ययन करेंगे, जहाँ तक पेपर में पूछे जाने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। ये जो ग्रंथि का क्लास पूरा, इसका PDF मैं आपके रूम जाने से पहले अभी भेज दूंगा, सबके मोबाइल में पहुंच जाएगा जो ग्रुप में जुड़ गए हैं। घर में जाके रिवीजन करना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।